हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश वाराणसी से आप सभी लोगों का ई-लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग आज की जो करंट बची थी, आज 11 फरवरी का सभी लोग, चलिए हम लोग करंट अफेयर जल्दी से देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है आज का, वह आपके सामने है कि विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अर्थात महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसका, विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान के लिए जो होता है वह कब मनाया जाता है। 5 फरवरी, 11 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 15 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह क्या आएगा, 11 फरवरी। आप बोलेंगे सर ये 11 फरवरी क्यों मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जब निर्धारित किया गया था तो वे दिसंबर 2015 में ऐसा सोचे थे कि हम लोग 11 फरवरी को जो क्या करेंगे, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, ऐसा वो लोग सोचे थे। और इसीलिए 11 फरवरी को आप ध्यान दीजिएगा, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, चले चलते हैं इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन की ओर। इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्व स्तर पर 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें महिलाओं एवं बालिकाओं की जो भागीदारी है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। ठीक, ऐसा होता है, मनाया जाता है। और यह 11 फरवरी को क्यों, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो 2015 में बात किया गया है कि अब आप 11 फरवरी से मनाया जाएगा। और यह सब इसके ये सब जो है उसके बारे में आपके सामने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक, प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के बाद एक एक कर करके आप सभी लोग उत्तर करते चलिएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वह कौन सा आएगा, ध्यान दीजिएगा। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, यह 2028 में, कब, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग और फिर स्कर्ट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसको शामिल करने के लिए मंजूरी दिया गया है इसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें क्या क्या और सारी चीजें मिल जाती हैं आप लोगों को। यह देखिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में क्या किया गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्या क्या है यहाँ पे ध्यान, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसको शामिल करने की मंजूरी जो थी, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। ये कहां पे है, ध्यान देना, जो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य में आयोजित किया जाएगा। ठीक, जो यूएस है ना, उसमें यह आयोजित किया जाएगा। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आधिकारिक तौर पर, ये ध्यान देना, 10, 20, 30, 4, 34वें ओलंपियाड के खेलों के रूप में जाना जाता है। या लॉस एंजलिस 2028 एक क्या है, आगामी कार्यक्रम है जो 21 जुलाई से 6 अगस्त, ये ध्यान दीजिएगा, 21 जुलाई से 6 अगस्त 2028 तक, कहां पर, लॉस एंजलिस, कहां, कैलिफोर्निया है, कहां पे है यह, यूएस में, यहां पर होने वाला है। और यह इसका, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो गया आपका, 2028। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। और कितने खेल थे वो, 3 तरीके के थे। आपको, आप यहाँ पर इन तीनों का नाम देख सकते हैं, कौन कौन है, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने रखी है। इस प्रश्न का उत्तर, सचिन तेंदुलकर या फिर सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या फिर अनिल कुंबले। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, इस प्रश्न का उत्तर आएगा आपका सौरव गांगुली। जो लोग सौरव गांगुली कर रहे हैं बिल्कुल सही, ध्यान दीजिएगा। ये कहां पे है, राजस्थान में ना, राजस्थान में यह जो तीसरा सबसे बड़ा है। इसके पहले अभी मोटेरा स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका है, उस वाले में 1000, मतलब ध्यान देना, सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट खेला है इंडिया ने। ठीक, 1000 क्रिकेट, अभी 1000वां क्रिकेट अभी हुआ है, जस्ट 2-3 दिन पहले, 8 को था या फिर 7 को था, ऐसा ही था। तो उसमें इंडिया ने जीता है वेस्ट इंडीज को हरा करके। और ये बहुत बड़ी स्टेडियम है,
ठीक, ये बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेडियम कह सकते हैं आप। यह है इंडिया में तीसरे नंबर की यहाँ बन रही है राजस्थान में, और राजस्थान में बन रही है तो निश्चित तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट भी यहाँ पर कुछ हेल्प किया होगा। और सौरभ गांगुली ही क्यों, क्योंकि बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं, और वहां के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ये दोनों लोग मिलकर करके जयपुर में यह बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे नहीं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, यह स्टेडियम इसके बनाने की आधारशिला रखी गई है। जयपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। जयपुर में 100 एकड़ में अधिक भूमि पर जयपुर दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट अकादमी द्वारा नया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ध्यान देना यह जयपुर में है, जयपुर को ध्यान देना, कभी को सुना सकता है कि ये भी देख लो कि भारत का क्या है, भारत का दूसरा है, पहला वाला कौन सा है, मैं बताया जो मोटेरा स्टेडियम, और उसका नाम अब बदल कर क्या रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो आप ध्यान दें, उसी जगह ना आए थे कौन, ट्रंप आए थे, नमस्ते ट्रंप, कौन थे अभी आप लोग याद रखिए, सोचिए पुराना थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कौन थे आए थे। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी के साथ, किसके साथ में, और ध्यान देना सुजुकी वाला है किसके साथ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी कानपुर। तो किसके साथ इनका भाई समझौता हुआ, किनके साथ में यह समझौते पर जो था सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया और फिर आगे बढ़े कि हम आपके साथ में कार्य करेंगे। तो यहां पर जो उत्तर आएगा क्या आ जाएगा, आईआईटी हैदराबाद। क्या आएगा, आईआईटी हैदराबाद। यह यही है जो कि सुजुकी मोटर के साथ में, सुजुकी मोटर एक कंपनी है, उसने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए जो समझौता था उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया, माना कि हाँ हम इस पर काम करेंगे आगे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा, अब सुजुकी मोटर कार बना रही है तो अब इससे एजुकेशन वाले पे तो सीधे इससे असर नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, उद्योग, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप के बीच खुले नवाचार के लिए, ठीक, किसके किसके, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि स्टार्टअप सप्ताह जो मनाया गया था या स्टार्टअप डे कब मनाया गया था, जरूर बताइएगा, ठीक है, अभी बीता है। चलो मैं इतना भी बता दे रहा हूं कि 10 से लेकर के 16, क्या जनवरी की फरवरी, आप लोग इतना बताना, ठीक। अरे सॉरी, अभी तो फरवरी जो अभी चल ही रहा है, तो अभी जनवरी में, ठीक है। तो 16 तारीख को जो स्टार्टअप डे है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं हम लोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद और जापान की वाहन निर्माण कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर क्या कर लिया, हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, उद्योगों, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप के बीच खुले नवाचार के लिए एक केंद्र के रूप में यह काम करेगा। और यह ध्यान देना, यह केंद्र क्या है, भारत और जापान को अपने कौशल में सुधार करने के और मानव संसाधनों का आदान प्रदान करने की मदद भी करेगा, अर्थात उसके क्षेत्र में यह डाला जा रहा है और यह जापान की इसमें हेल्प है, इसको आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोंकर्स M&T टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 3131.82 करोड़ रुपए में समझौता किया। वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या पारस डिफेंस, या फिर BEML लिमिटेड। अब इसमें से किसके साथ में इन्होंने किया है, इसको ध्यान से देखो और इसके प्रश्न को उत्तर बताओ आप लोग। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, यह हो जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है ना, इसने भारतीय सेना के लिए कॉमर्स M&T टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए कितना पैसा लिखा है यहाँ पर, 3131.82 करोड़ इतने रुपए का अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए। यह मिसाइल 3 साल बाद भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा। कितने साल बाद, 3 साल बाद। कोंकर्स का निर्माण BDL द्वारा एक रूसी के साथ लाइसेंस समझौते के साथ में किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 6 है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2022 है, इसका खिताब किसने जीता। अब चलो बता दो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी लोगों का चाहता क्वेश्चन होगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिकेट जो है देख रहे होंगे। तो क्या है, जीता किसने, अंडर 19 वाला भारत ने जीता, ठीक। और हराया किसको, इंग्लैंड को हराया होगा, किसको,
इंग्लैंड को हराया है और भारत जीता है। ठीक, इतना ध्यान देना। सेकंड जो विनर हम कह सकते हैं, यहाँ पर विनर जो था ये तो यह हो गया, और रनर जो है मतलब एक तरीके से जो दूसरे रैंक था जिसको हरा करके जीता, तो भारत ने विजेता है और उप विजेता आपका क्या हो जाएगा, नीचे इंग्लैंड है। इसका चलिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर यह खिताब जीत लिया। इसके साथ भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार, हाँ ये भी बहुत बहुत अच्छी बात है, यह ध्यान देना, यह 5वीं बार अंडर 19 का यह वर्ल्ड कप जीता है भारत। ठीक, 5वीं बार। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना, लेकिन भारत ने उसे 44.5 ओवर में 189 रनों पर ही ढेर कर दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ध्यान देना। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ उसका भारत क्या है, विजेता है, और ये 5 बार जीत चुका भारत अंडर 19 में। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी। अब ध्यान दो, इस आंकड़ा के अनुसार जनवरी जो 2022 में आया है उसके अनुसार बताना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आगे पूरे 1 साल आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक, कितना, पूरे 1 साल पूछा जाएगा। कितना है, 6.57%। कितना है, 6.57%। चलिए इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जो इनके आंकड़े हैं उनके अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 6.57% थी। यह मार्च 2021 के बाद देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर के 4 महीने के उच्च स्तर 791, ठीक है, 7.9 होना चाहिए, 7.9 इतना प्रतिशत हो गई थी, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। ठीक है, यहाँ पे 7.91 कर लीजिए ऐसा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा। अब नीरज चोपड़ा जी को आप लोग जानते होंगे, भाला फेंक गोल्ड मेडलिस्ट अभी थे, पता होगा, इनके बारे में देख लेते। अच्छा, इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नीचे था इसका। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो जी थे, नीरज चोपड़ा पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है, तो ये है नवदीप सिंह गिल हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि हैं कौन। यही है गोल्डन बॉय जो गोल्ड मेडल जो है जीत करके आए हैं भाला में ना, नीरज चोपड़ा। पुस्तक को नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। आप लोग बताइएगा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अभी इस बार जो है गवर्नमेंट ने बताया कि अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, बताना क्यों और कब। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, और अभी अभी मैं आपको बता दें कि इनको एक पदक मिला है। अभी अभी बता दो, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इनको कौन सा पदक मिला है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा राज्य के पानीपत नामक शहर के एक छोटे से गांव जो खांद्रा है, इसमें एक किसान रोड समुदाय में हुआ था। ठीक, तो प्रश्न संख्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, कि गोल्डन बॉय कौन लिखा है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कौन लिखा है, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के लोकसभा में भाजपा के पूर्व सांसद नेता सी जंगा रेड्डी का निधन हो गया। ओहो, बताओ, राज्य के लोकसभा में भाजपा के पूर्व सांसद नेता सी जंगा रेड्डी, ठीक, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब बताओ इनके बारे में कौन सा सही होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा कहां से, वो होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बुजुर्ग नेता थे कौन, सी जंगा रेड्डी। इनका स्वास्थ्य समस्याओं के बाद में हैदराबाद में निधन हो गया। वह वारंगल के मूल निवासी थे और आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक थे। उन्हें 1984 में 8वीं लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में अपने समय के लिए जाना जाता है। आप लोग एक बार एक क्वेश्चन और बताओ, अभी अभी एक सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जो है निधन हुआ है, इनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। आप बताइएगा, इनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। भारत रत्न लता जी को कब दिया गया था। चलो आंसर हम दे देते हैं यहां पर, 2001, 2011, 1989 या 1969, कब मिला था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कब आएगा, 2001 में ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में हैदराबाद में स्थित ICRISAT की 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किसने किया।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद जी या फिर जगनमोहन रेड्डी। प्रश्न संख्या 10 और 10वें का जो उत्तर आएगा, जानते हैं ना, बहुत सारा समारोह या उद्घाटन कौन कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। इसका डिस्कशन में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चेरू के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 50वीं वर्षगांठ इस समारोह का क्या किए, उद्घाटन किए। इस पर प्रधानमंत्री ने पौधा संरक्षण पर जो यह जलवायु परिवर्तन वाला ICRISAT के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट केंद्र का भी क्या किए, उद्घाटन किए। तो ये आज का रहा 10 क्वेश्चन। आप लोग ये टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको सामने दिया गया है। जो भी PDF आज की है वो टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो का ये हो गया आपका यूट्यूब का, फेसबुक का और ये ऐप का। और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। और डेली जो है करंट नोट्स, जो भी है करंट्स की क्लास, उसके नोट्स और ये सब कुछ प्राप्त करते रहें। अभी विशेष ऑफर चल रहा है नोट्स के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए, तो इसको भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो नीचे दिया गया नंबर है यहाँ पे 6306344367 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आपका ये अभी यहाँ पर कोचिंग क्लासेस है ऑफलाइन के लिए, इसमें भी आप लोग, जो लोग नज़दीक के हैं वो लोग जाकर के जुड़ सकते हैं, वो लोग आ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास के साथ आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।